हेलो एवरीवन। आज हम बेटा यहाँ क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। ओके, जैसा कि बेटा आपको पता है, कल की वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस के दो चैप्टर्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को कवर किया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल इन विजडम क्लासेस बाय हरीश शर्मा। सो आज हम क्लास 10th का, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, वेरी शॉर्ट के थ्रू। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से विदाउट टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एक स्टेटमेंट है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। बहुत ही फेमस लाइन है बेटा चैप्टर के अंदर। हु सेड दीज वर्ड्स? ऑप्शन नंबर ए पीटी नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। जैसा कि रोज हम करते हैं, आपको गैस करना होता है, उसके बाद मैं यहाँ से आंसर करूँगा बेटा, फिर आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बेटा कल भी बोला था कि जो भी आपका स्कोर होता है, ठीक है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है आपको नहीं आ रहा है, यू आर नॉट गोइंग, इट इज़ आउट ऑफ योर रीच, सो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर, जैसा कि कल एक बच्चे ने आंसर किया था मेयर, ठीक है। तो आप लोग भी आंसर करें। मुझे पता है बेटा अभी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम साइंस का है, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट स्टिल सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग। इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस हियर, गिविंग द आंसर्स बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना स्कोर जरूर डाल दें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा डी। ये लाइन बेटा महात्मा गांधी ने बोली थी, राइट। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, राइट। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये यहाँ पर ओ यू बेटा टाइपो मिस्टेक है, राइट, वर्ड लेटर विच मीन्स। तो आपको बताना है, एक वर्ड है लेटेराइट जो सॉइल का नेम है, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, राइट। ऑप्शन नंबर ए ब्रिक, ऑप्शन नंबर बी स्टोन, ऑप्शन नंबर सी माउंटेन एंड ऑप्शन नंबर डी रॉक। आई होप कि आपने गैस कर ही लिया होगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। ओके, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूं बेटा, द क्वेश्चंस जनरली सीम सिंपल टू द स्टूडेंट्स हु स्टडी एट होम। जो बच्चे घर पर पढ़ते हैं, ये बड़ा सुनने के लिए मिलता है कि पेपर बहुत सिंपल था, पेपर बहुत टफ था, वो चीज़ बहुत टफ थी, वो सिंपल थी। एक्चुअली दीज आर ओनली दी मीडिएटरी वर्ड्स। असली चीज़ है आपकी तैयारी, आपका वर्क। आपने किया है, आपको आता है तो सिंपल, नहीं आता है तो टफ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 3 का आंसर मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान एंड ऑप्शन नंबर डी झारखंड। गैस कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। ओके, सो दिस इज द आंसर बेटा, आंसर नंबर बी गुजरात। ओके, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। विच ऑफ द following methods does not help in soil conservation? Number A contour plowing, B strip cropping,
C. Creating shelter belts, and D. Plowing up and down the slopes. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा? Which one of the following methods does not help in soil conservation? तो जैसा कि देखिए बेटा, आपको पता है यहाँ से आपका एक 3 मार्क्स का आंसर भी क्लियर होता है. ए, काउंटर प्लोइंग बिल्कुल हेल्प करता है सॉइल कंजर्वेशन में. स्ट्रिप क्रॉपिंग हेल्प करता है सॉइल कंजर्वेशन में. क्रिएटिंग शेल्टर बेल्स ये भी हेल्प करता है आपका सॉइल कंजर्वेशन में. ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका डी, प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लॉप्स. इसमें मैं आपको देखिए बेटा ये शेल्टर बेल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ. जो सी ऑप्शन है ये आपको पता होना चाहिए. एक्चुअली होता क्या है, ये एक फील्ड है. क्या करते हैं हम लोग, इस फील्ड के ये जो बाहर की तरफ ये साइड्स हैं, ये चारों तरफ, ठीक है, ये हम यहाँ क्या करते हैं, हम प्लांटेशन कर देते हैं. जो एक फील्ड होता है आपका, फ्लैट फील्ड होता है, उसके चारों तरफ हम प्लांटेशन कर देते हैं. तो ये जो प्लांटेशन हमने किया है, ये वाला जो हमने किया है, ये चीज़, ये इसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट. ओके, काउंटर प्लोइंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग तो इनके नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है. तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका डी. अपने स्कोर को बेटा चेक करते रहना और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर डालिए कि सर आई हैव स्कोर्ड दिस. जैसा कि मैंने बताया था किसी भी वीडियो में बेटा, इफ़ यू आर गोइंग टू स्कोर 15 मार्क्स, इट्स मीन योर प्रिपरेशन इज़ गुड. And if you generally move ahead 16, 17, 18, 19, 20, it's mean your preparation is the best preparation. ठीक है, and you can see in your exam, definitely I am telling you, out of 20 you will see most of the questions from these videos. आपको जो 20 क्वेश्चन शुरू में आएंगे एग्जाम में, वो आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे. सो इनको ध्यान से इनके आंसर दीजिए. और हाँ बेटा, आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक डाल दूंगा. ये पीडीएफ का भी लिंक मैं वहाँ पर डाल दूंगा. ठीक है, और अगर पॉसिबल होगा तो लास्ट जो भी वीडियोस की पीपीटीज थी उनको भी मैं वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, जिससे कि आप इजीली, अगर आपको वीडियो देखने का नहीं लग रहा है बार बार, तो आप इनके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. एक दो क्वेश्चन ऐसा भी बेटा आता है जिसमें हमें लगता है कि बहुत सिंपल है. तो चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर ही ले लेते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका सी, फॉसिल फ्यूल्स. ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है. चलिए आगे, चलिए बेटा आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज रेगुर सॉइल? Which of the following soil is known as रेगुर soil? ये क्वेश्चन आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन नहीं इतना पुराना हमें याद रहता है, लेकिन बहुत फेमस नेम है क्योंकि स्पेसिफिकली एक सॉइल को ही एक तरह से नाम दिया गया है ज्योग्राफी के अंदर, जो हम 10th लेवल पर स्पेशली उसको पढ़ते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर बी है बेटा रेड सॉइल, ऑप्शन नंबर सी है लेटेराइट सॉइल एंड ऑप्शन नंबर डी है एरिड सॉइल. तो चलिए गैस कीजिए और इसका आंसर बताइए. इसका आंसर है बेटा रेगुर सॉइल. ब्लैक सॉइल होती है बेटा, और इसी को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. इट इज क्लियर? इसी सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो किया जाता है. राइट, चलिए आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, गुली इरोजन इज कॉमन इन द. ये बेटा इरोजन के टाइप होते हैं, जैसे सॉइल इरोजन होता है, एक शीट इरोजन होता है बेटा, एक गुली इरोजन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है गुली इरोजन कॉमन कहाँ पर है, कहाँ पर स्पेशली गुली इरोजन होता ही होता है. तो ऑप्शन नंबर ए चंबल बेसिन, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गंगा बेसिन एंड ऑप्शन नंबर डी हिली रीजन्स. तो गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन.
चलिए, वेरी गुड। इसका बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, once again we are here with assertion and reason based questions बेटा। डेली हम अपनी वीडियोस में इनको सॉल्व कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई के पैटर्न में लास्ट ईयर से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ही इंट्रोड्यूस किया है सीबीएसई ने, ठीक है। अच्छा चिल्ड्रन, एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा बेटा जिसमें हम टोटल जो आपका पिक्चर बेस्ड हैं, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में होंगे, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की एक स्पेशल वीडियो होगी, ठीक है। वो अभी आपका कुछ टाइम उसमें लगेगा, अभी आफ्टर 1 वीक मैं उसको डालूंगा इस पर, तो उसको आप ज़रूर देखना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपको वहाँ एग्ज़ाम में मिलेगा, चाहे वो ज्योग्राफी से है, वो पॉलिटिकल साइंस से है, हिस्ट्री से है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से तो ऐसा कोई नहीं बनता वीडियो जिसमें हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दें, बाकी 3 पोर्शन से बनता है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है 4 ऑप्शंस हमारे पास होंगे। आप ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसके जस्ट बाद आने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए हैं। क्वेश्चन है हमारा बेटा, assertion है, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। ओके, एंड रीजन है हमारा, देयर इज एन एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। बस यहीं तक है आपका रीजन। तो गैस कीजिए व्हाट शुड बी द आंसर। अपना assertion रीड कीजिए, अपना रीजन रीड कीजिए, एंड आफ्टर रीडिंग दीज बोथ once again I am scrolling down so you can check the answer easily. ऑप्शन नंबर ए होता है आपका both A and R true and R is the correct explanation of the assertion. B होता है आपका सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं both A and R true and R is not the correct explanation of the assertion. और थर्ड होता है बेटा A is true but R is false. और बेटा फोर्थ होता है A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। तो चलिए आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। यस, सो आई एम टेलिंग यू द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1 है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, वे इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस यू विल हैव टू गो थ्रू द चैप्टर। आपको चैप्टर को गो थ्रू करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बहुत इजी दिखता है हमें, कई बार क्वेश्चन हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है, तो वो रीज़न है कि हमने ये चैप्टर को गो थ्रू नहीं किया है। तो assertion है बेटा, soil इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, एंड रीज़न है relief, parent rock, climate, etc. are important factors in the formation of soil. चलिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए assertion बिल्कुल ठीक है, राइट और जब assertion ठीक है तो डेफिनेटली नीचे जो दिए हुए हैं ये हमारी सॉइल फॉर्मेशन इनसे होती है, तो assertion का रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर भी आपके पास assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही है बेटा। तो assertion आपका है लेटेराइट सॉइल डोमिनेट्स वेस्टर्न घाट्स। रीज़न है आपका द रीजन रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। बस यहीं तक है ये। ओके, तो बताइए बेटा, गैस कीजिए, आई एम वेटिंग हियर। चलिए तो हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है थर्ड, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, राइट। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
ये भी assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही है हमारा बेटा। क्रिएटिंग शेल्टर बेल्स लीड्स टू सॉइल एरोजन, क्या बात है। रीजन, शेल्टर बेल्स ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। चलिए, ये भी मैंने पीछे ही आपको शेल्टर बेल्ट का एक छोटा सा बहुत सुंदर अपनी कला को दिखाते हुए बनाया। ठीक है, कला बेटा मेरी बहुत अच्छी है, आपने देख ही ली होगी, लेकिन जैसी भी है आपको 100% में समझा दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए, एजर्शन है क्रिएटिंग शेल्टर बेल्स लीड्स टू सॉइल इरोजन, और रीजन है शेल्टर बेल्स ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। सो इसका आंसर है, आंसर नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे। आंसर नंबर 4 है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए, वेरी गुड। अपने स्कोर को देखते रहिए बेटा, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर आपको जरूर डालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आए हैं हम। एरिया sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as. Option number A, gross cropped area. Option number B, gross agricultural area. Option number C, gross production area. And option number D, gross domestic product. देखिए, क्वेश्चन नंबर डी तो बिल्कुल रेस से ही बाहर हो जाता है, क्योंकि ये आपका जीडीपी की फुल फॉर्म होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक हॉर्स को तो हमने रेस से ही बाहर कर दिया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। आई होप कि आपने आंसर देख लिया होगा। चलिए, तो ये होता है बेटा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। द राइट आंसर इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। चलिए भाई, एक क्वेश्चन आज इसमें आपको मिला है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, तो मुझे इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लीजिए। एक कॉलम ए में आपके चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉलम बी में लिखी हुई हैं बेटा, तो आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन देखना है। चलिए, इस बार कंप्लीटली आप ही को करना है और चेक कीजिए कि आपका आंसर क्या होता है, एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो डेफिनेटली यू मस्ट हैव डन। सो मैं आपको आंसर बता देता हूँ बेटा। इसका हम इसके साथ जाएंगे बेटा, हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, जिसमें आपने मैच किया है। फर्स्ट का बी है, मीन्स आप जाएंगे खादर एंड बांगर, ये एलुवियल सॉइल के टाइप होते हैं बेटा। रेगुर अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में बात की हैं। रेगुर जाएंगे हम कॉलम बी में डी की तरफ, ब्लैक सॉइल, राइट। और फिर हम जाएंगे थर्ड का ए, सॉइल इज़ डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेटराइट सॉइल की तरफ जाएंगे, राइट। और डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, यहाँ हम रेड सॉइल की तरफ जाएंगे। ध्यान से इन मैच द फॉलोइंग को देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आगे इनसे रिलेटेड भी मिल जाए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। बेटा देखिए, सॉइल को फॉर्म करने के, जिनसे सॉइल फॉर्म होती है, कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स में आप क्लाइमेट को ऐड कर सकते हैं, उसमें आप टाइम को ऐड कर सकते हैं, फ्लोरा फोना को ऐड कर सकते हैं बेटा। और यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है डेन्यूडेशन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेडेशन, ऑप्शन नंबर सी है वेदरिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है इरोजन। आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। आपने आंसर सोच लिया होगा, तो चलिए हम आंसर की तरफ जाते हैं, और आंसर है हमारा
ऑप्शन नंबर सी बेटा, ठीक है। हम सी के साथ जाएंगे। वेदरिंग, soil is formed by the process of weathering, ओके। तो चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आते हैं। लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड। आप देख लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे, आप एक बार रीड करेंगे, क्योंकि आप जितनी बार भी किसी क्वेश्चन को रीड करेंगे बेटा वो क्वेश्चन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टिक हो जाता है। तो जैसे ही वो कभी हमारे एग्जाम पेपर पर आता है तो हम एकदम से उसका आंसर क्विकली दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड को हम कहते हैं लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड करंट फैलो लैंड। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, बहुत फेमस समिट है बेटा, ठीक है, ब्राज़ील में ये हुआ था। यहाँ पर ब्राज़ील ऑप्शन में हमने नहीं दिया है, हमने उस जगह को ही दिया है जहाँ पर ये स्पेशली हुआ था। और इस इंटरनेशनल समिट के जो एजेंडाज रखे गए थे जिनमें बहुत सारी चीज़ें थीं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड थीं, पॉवर्टी से रिलेटेड थी बेटा, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड थी, जहाँ पर इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया गया था। यहाँ से बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। जब आप बुक पढ़ेंगे बेटा तो बुक में बॉक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ 2 बॉक्सेस हैं जहाँ पर आपको अर्थ समिट का नाम, उसका ईयर मिलेगा और उसमें क्या क्या हुआ है ये मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट मुझे आंसर बताइए, आई एम वेटिंग हियर। चलिए इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम जाएंगे, डी। इसका आंसर है बेटा रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राज़ील में ये एक अर्थ समिट हुआ था, बहुत फेमस अर्थ समिट है। ईयर में इसका भी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आगे आपको ईयर से रिलेटेड मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, एज यूजुअल आई जनरली टेल यू, you will have to post the answer of the year of Earth Summit in the comment box, okay? So आप comment box में जाकर अर्थ समिट का ईयर मेंशन करेंगे, कब ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपका पूरा टॉपिक से रिलेटेड है, मीन्स जिस बच्चे ने अच्छे से उस पोर्शन को पढ़ा होगा वो इसका आंसर दे पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अकाउंट फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट्स ऑन एरियाज इन मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। देखिए बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन मैप पर ये स्टेट्स किधर लाई करते हैं, राइट? बिकॉज इफ यू नो वेयर डू दीज given states lie on Indian map, so definitely the answer is very easy। अगर आपको नहीं पता है तो आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि कोई चीज़ माउंटेन की तरफ है, कोई चीज़ डेजर्ट की तरफ है, कोई चीज़ सेंटर में है, कोई साउथ में है, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए आपने देख लिया होगा इसका आंसर। जी हम आंसर की तरफ चलते हैं बेटा, और इसके आंसर की तरफ हम जाएंगे तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेटा ये जो आपके स्टेट्स हैं ये आपके ईस्टर्न स्टेट्स कहे जाते हैं, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स ये आपके बोले जाते हैं। और जो ईस्टर्न स्टेट्स की लैंड है वहाँ टोपोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं बेटा, अनफेवरेबल क्लाइमेट है, मतलब ऐसा क्लाइमेट नहीं है कि हम वहाँ बहुत ज़्यादा खेती कर सकें, एग्रीकल्चर कर सकें। और सोशियो इकोनॉमिक रीजंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, जब वहाँ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं है फार्मिंग में,
दूसरा, उनके पास अर्निंग सोर्सेज बहुत कम होते हैं, इसलिए इकोनॉमिक रीजंस भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सो कीप रिमेंबर। चलिए अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 के पास, और 18 क्वेश्चन का आंसर भी बहुत डीप रीडिंग वाला बच्चा ही दे पाएगा बेटा। दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉन थ्रू द बुक, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं बेटा, इन योर बुक वेयर एवर द बॉक्सेज हैव बीन गिवन बाय CBSE यू विल हैव टू गो थ्रू। आप लोगों को उन बॉक्सेस को गो थ्रू करना ही पड़ेगा, उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। हु द बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल, ओके, हु रोट, आप यहां पर एक चीज बेटा मेंशन कर लीजिए, हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर लिखा है इसके लिए, हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल। तो ये आपको पता होना ही चाहिए, या तो आपको पहले से पता हो, इट इज़ नाइस बेटा, इट इज़ बेटर। इफ़ यू आर गोइंग टू लर्न टुडे, तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी शूमैशर, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी PT नेहरू। तो चलिए, जिनको पता है वो भी ठीक है, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी। हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है बेटा। जब आपको PDF जाएगी तो वहाँ ये जो टाइपो प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल रेक्टिफाई करके सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में और बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि ये सब उन जगहों से क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो बॉक्सेस दिए हुए होते हैं, उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। When was the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way? एक क्लब था ये जिन्होंने रिसोर्स को कंजर्व करने के बहुत ही सिस्टमैटिकल तरीके से बताया गया था कि कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बेटा सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1968 में द क्लब ऑफ रोम ने ये एडवोकेट किया था कि हम कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप मान लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। और एक जो बुक मैंने ऊपर लिखी है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, वो भी बेटा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस वीडियो का, ठीक है, क्योंकि हम 20 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मुझे और देनी थी बेटा कि आप जैसे ही आपका एक एग्ज़ाम ख़त्म होगा साइंस का, उसके बाद मैं आपको कुछ वर्कशीट दिया करूँगा, और वो जो वर्कशीट मैं वीडियो में भी कराऊँगा, सो वो वर्कशीट आपके 21 चैप्टर से ही होंगी। मतलब आप समझ गए होंगे कि उसमें 21 क्वेश्चंस होंगे और वो 21 क्वेश्चंस आपके 21 चैप्टर से ही होंगे। मीन्स वो मिक्स क्वेश्चंस होंगे, या तो 21 चैप्टर से होंगे या 17 से या 16 से। मतलब जैसे अभी हम एक चैप्टर का लेकर चल रहे हैं, उन वीडियोस में मिक्स क्वेश्चंस हम देंगे, तो उससे आपकी एक्सेस अच्छे से होगी कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बिहाफ पर आपको क्लासिफिकेशन देना है। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो दूसरा टॉपिक हमारा यही शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें हम बायोटिक एबायोटिक भी पढ़ते हैं, जिसमें हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल भी पढ़ते हैं, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी पढ़ते हैं, पोटेंशियल एंड रिजर्व्स भी पढ़ते हैं। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो
माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर स्टूडेंट्स, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद